पुष्पेंद्र जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद अचानक से इतनी मजबूत होके उभरी है कि 2014 में तो उन्होंने सबका सुपड़ा ही साफ कर दिया था। 2019 के चुनाव में सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वेस्ट यूपी की एक ताकत के रूप में जाने वाले जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह को भी चुनाव हार जाना पड़ा। जबकि इतना मारक गठबंधन था जिसमें सपा थी, बसपा थी, रालोद था। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रदेश में जो 80 सीटों का उसने टारगेट लिया है, 80 सीटों की जो बात कर रही है, ये 80 सीटें नारा हैं या 80 सीटें एक विपक्ष पे एक होता है ना साइकोलॉजी बढ़त बनाने के लिए कोई एक जुमला देना, या उसको लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे? जबकि हमने आपने देखा है कि जब 19 देश में प्रदेश का जो वो था भौगोलिक स्थिति, उसमें 85 लोकसभा सीटें थी और 84 में जब राजीव गांधी का उदय हुआ है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो वो जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस एक सीट हारी थी। वो एटा की सीट थी जहां से महफूज अली खान जीते थे, और एक आपकी चौधरी चरण सिंह बागपत। 83 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो क्या लगता है कि वो उस चीज को भी तोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी और 80-80 की 80 सीटें जीत जाएगी? पुष्पेंद्र जी। कासिम भाई, एक बार फिर मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और आपको इस अच्छे शो की शुरुआत के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इससे पहले कि हम 2024 की बात करें और 80 की बात करें, शायद हमें 2019 में लौटना पड़ेगा। जैसा आपने अभी कहा कि वो एक मारक गठबंधन था, बसपा भी, रालोद भी और सपा भी, सब लोगों के साथ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी मिली थी। वो 2014 से भी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि 2014 में मोदी जी एक नया फेज थे, जबकि 2019 तक नोटबंदी हो चुकी थी और बातें हो चुकी थी। तो उसके बाद जब 2019 को इस तरह से जीता तो वो किसी करिश्मे से या किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब अगर हम बात करते हैं 80 की, तो आपने कहा कि ये विपक्षियों पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का एक हथियार है। मेरा मानना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने का एक फॉर्मूला है जी। और हकीकत ये है कि ये नारा अगर 100% नहीं तो 90% के आसपास जाके आंकड़ा सही भी हो सकता है। कल क्या हो, हम नजूमी नहीं है, आप भी नजूमी नहीं है, मैं भी नजूमी नहीं हूँ। हम कोई ऐसी दावा नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें और बसपा और सपा और रालोद या सपा रालोद साथ भी रह जाए, बसपा अलग हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टारगेट अचीव करना कोई बहुत नामुमकिन सा नहीं है। आप देखें कि चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव थे या विधानसभा के चुनाव थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके किलों में सेंध लगाई है विपक्ष के, वो अभूतपूर्व है। आप देखिए, जब 2022 के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो उससे पहले हम लोगों का और आपका जो सबका आकलन था कि भाई किसान आंदोलन उस समय उसकी जो आग थी वो ठंडी नहीं हुई थी और खूब माहौल गर्म था। एक बार को ये लगने लगा था कि शायद सपा और रालोद गठबंधन जो है जीत के नज़दीक पहुंच जाए, और रालोद को फायदा भी हुआ, सपा को भी लाभ मिला दोनों के गठबंधन का। यहाँ पे जाट मुस्लिम, वहाँ पे मुस्लिम यादव, ये सारी चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया। वो हारने वाले तो है नहीं, थकने वाले नहीं है, हारने नहीं थकने वाले नहीं है। तो अगले दिन से लग गए और अगले दिन से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाना हो, है ना, यहाँ पे दौरे करने हो। योगी जी खुद जो है पश्चिम के जिलों का खुद प्रभार लिए और खुद ही सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल का दौरा भी कर चुके हैं, तैयारियां शुरू कर दी। तो उनके लिए 80 का, अब सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना इन लोगों का काम है, और अपने कार्यकर्ताओं को बताना कि नहीं, हम 80 जीत सकते हैं। ये विश्वास बार 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 इतनी बार नॉक करेंगे, इतनी बार नॉक करेंगे कि उनके मन में आ जाए कि साहब सारी सीटें जीतनी है। तो कहीं पर कुछ अगर पार्टी में गुटबाजी होती है या उम्मीदवार को लेकर कहीं नाराजगी होती है, तो उसकी जो पेशबंदी है
वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से करनी शुरू कर दी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाई 80 जीतना है और इसके लिए कोई भेदभाव, आपसी मनमुटाव नहीं चलेगा, आपसी कोई लड़ाई नहीं चलेगी। उधर अधिकारियों से कह दिया गया कि भाई आप कार्यकर्ताओं की सुनिए और काम कराइए। योगी जी 2 जगह गए हैं, ये संदेश उन्होंने साफ तरीके से दिया है। संगठन में फेरबदल, प्रदेश में जो संगठन मंत्री है उसको बदला जाना, उधर ब्रजेश पाठक को भी लेना, केशव मौर्य को हारने के बाद भी लेना। तो देखिए सारी तैयारी 2024 को ध्यान में रखकर की जा रही है कि पिछड़ा भी साथ है, ब्राह्मण भी साथ है, योगी जी अपना काम कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जब सारी ताकतें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि वो उस रास्ते पर तो वो बढ़ गए। अब वो 80 से वो 75 रह जाएं, 72 रह जाएं, 70 रह जाएं। भाई कांग्रेस की जो हालत है आपने देख लिया कि 1 सीट रह गई थी सोनिया जी वाली, राहुल जी भी हार गए। अच्छा, बसपा वाली में अब आते हैं तो देखिए सहारनपुर उन्हें मिल गया था, अमरोहा उन्हें मिल गया था, जो ये मुरादाबाद वाली बेल्ट है, रुहेलखंड वाली रादर, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने पसमानदा वोटर्स को, पसमानदा मुस्लिम्स पर कैसे अपनी ओर अपने पाले में लाया जाए, इसकी कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सी बातों पे इस तरह के आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा पसमानदा वोट ये अपनी तरफ बटोर लें और इनका गठबंधन ना हो पाए, बसपा अलग लड़े, सपा अलग लड़े, तो इनकी राह आसान होती है। इनकी राह में जो कांटा है, जो चुनौती है, वो 80 वाले में एक ही है कि अगर मुस्लिम वोट जैसा कंसोलिडेट होके 2022 के मुख्य चुनाव में पड़ा था, अगर वो वैसा ही चुनाव कंसोलिडेटेड होता है मुस्लिम वोट, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। तब ये 80 वाला जो गिनती है शायद एक ख्वाब सरीखा या स्वप्न सरीखा हो जाए, अन्यथा ये काम असंभव नहीं है। भूपेन जी, कासिम इसमें भाई, एक चीज आपने अभी कही कि जी जी, ये अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए जैसे विधानसभा में हुआ था। जैसे था, एक चीज मैं कल चर्चा कर रहा था और आप कुछ टेक्निकल कारणों से आप हमसे नहीं जुड़ पाए थे। मैं आज उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को उसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जाट जाट और सिर्फ जाट शुरू किया है, देखिए आप, उपराष्ट्रपति जाट, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जाट, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष जाट, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष जाट। ऐसी स्थिति में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जातीय संरचना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जातियां हैं उसमें जो बंटवारा है, दुराव है, एक दूसरे पे सबकत जो उर्दू में कहा जाता है, पाने की जो एक तरीका है, उसमें क्या आपको ये नहीं लगता, कल तमकीन भाई मैं बीच में आ गए, तमकीन भाई ने कल इस बात को कहा था कि जैसे गुर्जर है, पुष्पेंद्र भाई, गुर्जर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत मतदाता माना जाता था। उसके बाद आप देखिए तो त्यागी है, त्यागी भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत वोटर था। अब सिर्फ जाट 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 के रिएक्शन में कहीं इन जातियों में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ जाटों को मिल रहा है और जाट के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जाट जो है कबीलाई एक बिरादरी है और वो हो के साथ चल देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन 80 पे कहीं ये जाट कार्ड खुद ही तो पलीता लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है? पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया कासिम भाई। जब त्यागियों का जो आक्रोश और आंदोलन चल रहा है, श्रीकांत त्यागी प्रकरण में जो त्यागी आक्रोशित हैं और धरना भी चल रहा है, मेरठ में तो लगातार चल रहा है, तो उसमें जब आपकी हमारी भी शायद चर्चा हो रही थी, आप भी वहीं थे, तो मैंने कहा था कि त्यागियों में, इवन इन द सेम कम्युनिटी, सेम बिरादरी, वहां पर जो लोग खड़े हो रहे हैं, ज्यादातर ये वो लोग हैं जो इस समय उन त्यागियों से नाराज हैं जो सत्ता की रेवड़ी खा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर एक जाट समाज को ही सत्ता की रेवड़ी दिखाई जाएगी तो दूसरे समुदायों में रोष होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा हो जाता है कासिम भाई, जो अब तक का अनुभव 2014 से लेके या अब तक का आप देखें तो एक चीज बीजेपी जो करती जा रही है वो जातियों को हटाकर उन्हें हिंदू बनाती जा रही है। जी इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है वोटों का, जैसा 2022 में देखा, उपचुनाव में नहीं, जो जी जी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा, अगर वो कंसोलिडेशन मुस्लिम्स का रहता है वोटर्स का,
तो ये 80 का आंकड़ा छूना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर वो सबको, इन्हें जाटों को, गुजरों को हिंदू बना देती है और उधर से थोड़े से पसमानदा वोटों को झटक लेती है, या कुछ शिया समुदाय के वोट आ जाते हैं, तो समीकरण कुछ भी हो सकते हैं। बसपा अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, तब शायद ये सीढ़ी चढ़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। और जो जाटों की, गुजरों की और दूसरी बिरादरियों की बात है, एक दूसरी बिरादरी से रश्क तो सब करते हैं, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर एक जब चुनाव आते हैं तो उस समय पे जो उनकी बिरादरी के नेता हैं, उन्हें भी तो सत्ता की मलाई खानी है ना, वो भी विपक्ष में नहीं जाना चाहते ना, अंततः वो भी सत्ता के साथ ही जुड़ने में अपना भला समझते हैं, और ज्यादातर जगह पर यही होता है। अब जो ये जाटों का ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, देखिए इसमें इन्हें तब ज्यादा लाभ मिलेगा अगर सारा जाट हिंदू भी बन जाए। जब आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आपसे भी ये सवाल पूछे गए और मुझसे भी ये सवाल पूछे गए, क्या साहब के गठबंधन तो हो गया सपा और रालोद का, पर क्या कवाल का दंगा और दंगे की मार को भूल जाएंगे? क्या ये सब एक साथ वोट करेंगे? तो हमने देखा कि मुस्लिम्स ने तो कंसोलिडेट होकर वोट किया, जाटों के वोटों में जरूर बिखराव था। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल सितंबर में महापंचायत की थी टिकैत ने किसान आंदोलन के बाद, तो शायद 5 सितंबर या 6 सितंबर डेट थी उसकी, तो वहां पे मंच से ही नारा लगा था, एक साथ अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। उसके वो गुलाम जौला थे जो बाकियों में मुस्लिम बहुत सरपरस्त मतलब नेता थे, उनकी हालांकि अब डेथ हो गई है। पर अभी कवाल दंगे की क्योंकि बरसी थी, तो संजीव बालियान और सारे भाजपा नेताओं ने फिर से वो श्रद्धांजलि करके उसको याद दिलाने की कोशिश करी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी समय है, वक्त है, इधर जाटों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी और शायद उन्हें वो याद भी दिलाया जाएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को, गणित को वो धीरे धीरे करके अपने भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलती जाएगी और इस राह पर आगे बढ़ती जाएगी। कुर्मियों ने इस बार बड़ी टेक्निकल वोटिंग की है और कुर्मी पहले की तरह वोट करने लगा है जैसे करता था, और हर पार्टी से उसने विधायक जिता लिए कि हद ये पुष्पेंद्र कांग्रेस के 2 विधायकों में 1 कुर्मी। तो ये जो तमकीन भाई के बॉर्डर से जिले शुरू होते हैं, कुर्मी बाहुल है, जैसे लखीमपुर है, टेनी मिश्राबाद से एमपी है। टेनी से पहले वहां कभी ब्राह्मण नहीं थे, कुर्मी जीता करता था, पहली बार ब्राह्मण जीता। तो वहां पर अगर समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी का कोई कुर्मी लड़ता है, तो हमें आपको क्या लगता है कि वो सीट जो है कुर्मी बाहुल होने के बावजूद जो है टेनी जीत सकते हैं? इस तरह से दूसरी सीटें भी हैं जो कुर्मी बाहुल है, जहां कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आंख बंद करके दिया था। ये तब्दीली। उसके बाद नीतीश कुमार का बिहार में उदय होना आरजेडी के साथ, जो हमारा बॉर्डर है, जो ये कहता है कि पुष्पेंद्र जी पश्चिम के जानकार है। मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि पुष्पेंद्र जी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर रखते हैं, पश्चिम में उनका घर है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, जानकार मैं लखनऊ का बिल्कुल नहीं हूँ। शायद मैं लखनऊ की सारी विधानसभाओं के नाम भी ना बता पाऊं, लेकिन दूर की जानकारी होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिम पे इतना ध्यान देने का कहीं पूरब में इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, खासकर कुर्मी बिरादरी में, और नीतीश एपिसोड और बिहार का जो ये नया परिवर्तन है उसकी वजह से ये जो 80 का फलीता, कहीं इसमें खराबी तो नहीं पैदा हो जाएगी? पुष्पेंद्र जी, जो आपकी कासिम भाई सोच है, बहुत बेहतर ऑब्जर्वेशन आपने पेश की है। अब अगर कुर्मी वोटर्स का जो आपने ट्रेंड बताया, अगर वो सही है, आपने जानकारी इकट्ठा करके ही कहा होगा, दर्शकों के सामने हम बैठे हैं, मैं तो चाहता हूं कि सारी बिरादरी ऐसा करने लग जाए और ये वोटों का कंसोलिडेशन ही खत्म हो जाए, तो सही डेमोक्रेसी हो जाएगी। और अगर मुस्लिम भी किसी एक जगह के बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, जब ये बातें चली जाएंगी तो उनसे दूसरी तरह से बात की जाएगी। देखिए, इसके 2 एग्जाम्पल देता हूं। 2022 से पहले जब हम दौरा कर रहे थे, तो अमरोहा के गाँव में, इधर उधर के गाँव में गए, तो जो युवा जाटव वोट था, जो कोर वोटर है मायावती का, उनके मन में एक दर्द था, और वो ये था कि साहब हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि हमने तो चाहे वोट बीजेपी को भी दे दें तब भी ये माना जाएगा कि हमने वोट बसपा को दी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो विकास कार्य हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा उपेक्षा की जाती है। एक एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल, शामली में एक ट्रैक्टर गैराज है, सारे मुस्लिम भाई मिस्त्री हैं, काम कर रहे हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो दो यंग लड़के और जोश में आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि लाख बुरा हो जाए, लाख कोई कुछ कर ले, हमारे यहाँ से तो वोट मोदी जी को जाएगा। मेरी माँ को गैस का चूल्हा मिला था, मकान मिल गए हैं, ये मेरे मोहल्ले में इतने लोग थे, इनको मकान मिल गए। देखिए, मतदाता की जो मानसिकता है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम एक अच्छे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में रह रहे हैं तो शायद हम लोग इतने सालों बाद भी जात बिरादरी की बात करते हैं। तो हकीकत है, कड़वी हकीकत है, इसलिए हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं। पर अगर कुर्मी समाज ने ऐसा किया कि अपने लीडर्स को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जिताना शुरू कर दिया है, तो ये एक संकेत है कि बिरादरी जागरूक हो रही है अपना वोट का अधिकार यूज करने के लिए। अब बात आती है कि इनका प्रभाव पश्चिम का, नुकसान कहीं पूर्वांचल में तो नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, हम लोग भी ग्राउंड में हैं, लेकिन उनके पास ग्राउंड में बहुत सारी मशीनरी, उनकी 3 लेयर, जैसा भी तमकीन भाई कह रहे थे कि कई लेयर में वो तैयारी करते हैं, तो वो इस नुकसान की नहीं सोचेंगे। ये मैं मतलब स्वीकार नहीं करूंगा कि वो इससे अनभिज्ञ होंगे और वो सोचा नहीं होगा। भाई, जिस दिन नीतीश ने वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया होगा, तभी से उन्होंने इस बात के लिए तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हो सकता है वहाँ के कुछ कुर्मी समाज के लोगों को संगठन में ले आया जाए, कुछ कुर्मी समाज के नेताओं को ज़्यादा वोट, टिकट दे दिए जाएं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कोई मौका देने वाली भी नहीं है। अगर उसे केक वॉक नहीं मिलेगी 80 सीट के लिए, तो विपक्ष को लिए वो कोई छेद नहीं छोड़ेगी, अपने किलेबंदी पूरी करके चलेगी। और कहीं ना कहीं वो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। कासिम भाई, जो जैसे आपने पश्चिम और पूरब का कहा, ऐसे ही जात बिरादरियों का भी है। लेकिन सबको जब सत्ता में भागीदारी मिलती है, अब राजभर का आप उदाहरण देख लेना, जहां जहां सत्ता में इकट्ठे हुए तो अपना सत्ता में हिस्सेदारी तो बढ़ा ही ली ना उन्होंने। तो जैसे आप कुर्मी समाज का बता रहे हैं, तो भाजपा भी इसे अनदेखी नहीं करेगी। वो इसकी भली भांति अध्ययन कर रहे होंगे और जरूर कुर्मी नेताओं को आगे लाएंगे, किसी और को ले आए, कहीं से तोड़ के लाए, कुछ दलों से तोड़ लाए, ज्यादा टिकट दे दें, संगठन में रखें। मुझे नहीं लगता कि भाजपा कोई ऐसी चूक करेगी और इसका बहुत नुकसान मुझे होता नहीं दिख रहा। पर हाँ, अगर हम नेशन वाइड सिनेरियो पे नजर डालते हैं, तो जो बिहार में हुआ, जो नीतीश ने किया, उससे एक मैसेज गया है। हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, और पूरे नेशन वाइड एक मैसेज चला गया कि भाई, ईडी और सीबीआई से न डरने वाले लोग भी हैं और वो कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं। तो शायद विपक्ष कहीं एकजुट होने लगे, तो अभी बहुत समय है, हो सकता है कोई ऐसा गठबंधन निकल आए, तब इनकी 80 सीटों का जो सपना है उस पर बाधा आएगी। हम जो बात कर रहे हैं वो आज के हालात पे कर रहे हैं और आज के मुद्दों पे कर रहे हैं। तो उस तस्वीर को देखता हूं मैं, तो मुझे वो बहुत नामुमकिन नहीं लगता। अगर मुस्लिम पूरी तरह कंसोलिडेट हो जाए, पसमानदा भी उन्हें ना मिले और दलित बिल्कुल भी ना मिले, तो देन इट इज ए डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो इसके काफी करीब पहुंचेगा। और जैसे तमकीन भाई ने खुलासा किया कि 75 का टारगेट है, 80 बताया जाता है वर्कर्स को भी। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, लाइसेंस लेने जाते थे कि यार तोप का मांगोगे तो रिवॉल्वर का तो मिल जाएगा। तो वो एक मोटिवेशनल चीज है कि भाई इतना कह के चलो तो कम से कम वहां टारगेट तक तो पहुंच जाए। कंपनी में भी यही होता है, ऑफिस में भी यही होता है। टारगेट हमेशा दिल्ली से जो टारगेट मिलते हैं किसी को, कोई भी संगठन है या कंपनी है, तो उसने अगर 100 रुपए का टारगेट दिया तो अगला मैनेजर 120 कर देता है, फिर उससे छोटा मैनेजर 130 कर देता है, क्योंकि उसे 100 ले जाना है। तो ये एक परंपरा है। तो 80 का मतलब ये है कि भाई पूरी ताकत लगा देंगे, हम पूरी ताकत झोंक देंगे और विपक्ष को कहीं जगह नहीं देंगे, कहीं घुसने की जगह नहीं देंगे। लेकिन इसका ये अर्थ शब्द शह शब्द वर्बाटिम कतई नहीं है कि 80 ही मिल जाए। 22, 20, 30 जो एक नई चीज पेश की है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इतनी डीप और इतनी मजबूत चर्चा शायद ही 4 PM के अलावा कहीं मैं खुद तमाम चैनल पे आपके साथ बैठता हूँ, मैंने शायद ही देखी हो जिसमें इतनी एक ये 22-30 बच्चों वाली जो 22-30-20 है, ये इसमें आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये 22-20-30 जो है सब अलग अलग हैं? क्या एक दूसरे में कोई शामिल नहीं है? 30 वाला पूरा 30 है, 22 वाला पूरा 22 है, 20 वाला पूरा 22 है? क्या घुमा फिरा कि ये तीनों जो है
वो वही 30 है या तीनों अलग अलग है? तो आप पूछेंगे, इसमें मैं आपसे जरूर तबसरा चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा। और चूंकि हम लोग का समय भी खत्म होने वाला है, 7-8 मिनट हमारे पास हैं। 8 मिनट में आपसे और मैं तमकीन भाई से फिर इस पे एक जानना चाहूंगा कि 22, 20, 30 ये तीनों अलग अलग लोग हैं, या तीनों जो हैं एक ही हैं? वो 22 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, या 30 हो सकते हैं? पुष्पेंद्र जी। देखिए, ना तो तमकीन भाई 100% सही है, ना आप 100% सही हैं, और जो मैं बोलने वाला हूं ना मैं 100% सही हूं। है ये कि इन तीनों कैटेगरीज में ओवरलैपिंग है। इन तीनों कैटेगरी में जी ओवरलैपिंग इसलिए है कि कुछ कार्यकर्ता लाभार्थी भी हैं और कुछ लाभार्थी कार्यकर्ता भी हैं। जी कुछ जो 20 करोड़ तिरंगा लगाने वाले हैं उसमें से कितने ऑलरेडी भाजपाई हैं और कितने नए पैदा किए। तो यहाँ जी से ओवरलैपिंग और गैप और हकीकत और उसका जो गैप है वो मैं गिनाना चाह रहा था। जी लेकिन जी हाँ, जी मैं भाई जानना भी चाहता हूँ आपसे, मैं जानना हाँ, चाहता लेकिन हाँ, टारगेट वही है जो तमकीन भाई ने कहा कि कोशिश हर होगी। कोई पत्थर ऐसा नहीं रहेगा जिससे उल्टा ना जाए। बीजेपी कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहती है। अभी और भी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, तो धीरे धीरे कुछ और संख्या जाएगी, क्योंकि इसमें एक अपवाद भी आता है। ये सही है कि देखिए, पुलवामा और बालाकोट बार बार नहीं हो सकते, लेकिन ना जाने क्या हो जाए। कहना हूँ। तमकीन भाई का कि जब जब राष्ट्र भावना या ऐसी भावना का ज्वार आता है तो ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है, और उस समय उसे देश पहली लाइन पे दिखाई देता है। और ये बात इस 15 अगस्त को, यानी कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा, घर घर तिरंगा में भी दिखाई दी। पूरे पश्चिमी यूपी के जो बहुत संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, मुस्लिम घनत्व जहां आबादी का बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी का, वहां भी तमकीन भाई हर घर पे झंडा था। तो वो सारे कन्वर्ट हो जाए मुझे नहीं लगता। पर हाँ, ये क्या है कि आप किसी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि भाई आओ, या तो मुझे चाय पे बुलाओ या फिर मेरे घर आ जाओ चाय पीने। एक बार, दो बार, तीन बार आप गुहार करते हैं, मनुहार करते हैं, फिर वो मनुहार कहीं ना कहीं कबूल हो जाती है। आदमी कहता है यार इतना बुरा तो है नहीं, जैसे यार दूसरे थे वैसे ही है। राशन भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, और भाई देखो गुंडागर्दी कम तो हो रही है यार। अब हमारे यहाँ सोतीगंज का, जिसे मतलब कारों का कमेला हम कहते थे, मैंने उसे नाम दिया था कारों का कमेला। तो वो गाड़ियां कटती थी, जाहिर है कटती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, अपराधी भी थे। तो लेकिन जब मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से, साथियों से बात करता हूँ तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि साहब जैसी करनी वैसी भरनी, कि वो लोग गुंडे थे। अब उन्हें, सारे मुसलमानों को आप वैसा मानिए मत मानिए, वो गुंडे थे, उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। इसी तरह से उनका मानना ये भी है कि साहब जो बुलडोजर चल रहा है या दूसरा कर रहा है, कि धीरे से कहता है सब अंत की तो इन्होंने भी मचाई हुई थी, जुल्म तो इन्होंने भी बहुत किए थे। तो ये जो बातें हैं ना, ये तमकीन साहब की बात की तस्दीक करते हैं कि वो धीरे धीरे अपने टारगेट पे जा रहे हैं, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम हो या दूसरा ऐसा फैक्शन जो किसी ना किसी बहाने वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अब उसको आखिरी हथौड़ी, आखिरी चोट मारनी है, तो उसके लिए वो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी में, जैसे योगी जी ने साफ ही कह दिया था, उन्होंने कहा था कि वो तबका अभी भी हमारे से जुड़ नहीं रहा। अगर सही शब्द कुछ ऐसे थे कि भाई हाँ, सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं पर वो हमसे अभी भी दूरी बना के रखता है। तो यानी कि ये बातें कब निकलेंगी आपसे स्टेज पे? आप स्टेज पे तभी निकलेंगी जब आपके बैक ऑफ द माइंड में होगी, यानी कि आप इस पे होमवर्क कर रहे हैं, तब आपके मुंह से ये बात निकली। तो यानी कि होमवर्क बीजेपी का इस पे चालू है ना? चाहे वो पसमानदा हो या लाभार्थी मुस्लिम हो, वो हर एक तरह की कोशिश करना चाहेंगे और अपने को वो एक तरह से सर्व जातीय बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे, जैसे हमारे ओबीसी ऐसे आपके ओबीसी, तो आपके ओबीसी मेरे, ना? तो ये सारी कोशिशें वो कर रहे हैं। और हर घर तिरंगा से कुछ भी कहिए, एक बार को लहर तो आई ना 2-3 दिन के लिए, और उस लहर में जितने तिरंगे के नारे थे उतने कुछ कम समझ लिए, लेकिन थे बीजेपी के भी नारे। तो कहीं ना कहीं वो जितना जो भी मिशन के चलाते हैं उसको बहुत सोच समझ के करते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, और इसको चुनाव में
एनकैश कैसे किया जाए, यानी इसको भुनाया कैसे जाए। तो भावनाओं को भुनाना जो कला है इनके पास, वो शायद ही किसी के पास है। और जैसा तमकीन भाई ने कहा कि आज हम बातें कर रहे हैं नीतीश पे या त्यागियों पे या जाटों पे या गुजरों पे 80 सीटों पे, अगर खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, अब जैसे चाइना से तनाव चल रहा है, सारी बातें चल रही, ना जाने क्या हो जाए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो फिर सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, वो बड़े पीछे चले जाते हैं और आगे कुछ और आ जाता है। तब आदमी ये सोचने लगता है कि भाई इस समय कौन है। अब विदेशों में भी ये लोकप्रिय हैं, इनका ग्राफ तो बड़ा ऊंचा है, और रूस के साथ में तेल भी लिया, यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हुए। अब आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है कि नहीं भाई इनका कद बढ़ रहा है। तो क्या विपक्ष का कोई दूसरा नेता ऐसा है जो इनसे बौना ना हो के इनके बराबर का दिखाई दे? तब जनता ऐसा सोचेगी और शायद वो मुद्दे अलग थलग रह जाए जिन पे हम आज बात कर रहे हैं। अगर आज की परिस्थिति जो होती है तो उस पर हमने एक लंबी चर्चा कर ली है। अब मेरे ख्याल से आप और तमकीन भाई आखिरी तबसरा करें।